नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है परीक्षा मंथन का 1 साल का करंट अफेयर चल रहा है और इसमें हम बेहतरीन तरीके से मेंस और प्रीलिम्स दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, जिससे कि अब आपको करंट अफेयर रटने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं रटने की जरूरत है, बल्कि समझने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले टाइम में चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, अगर आप करंट अफेयर को नहीं समझ पाइएगा तो आपका खेल प्रीलिम्स में ही खत्म हो जाएगा। मेंस और इंटरव्यू की तो सपना भी मत सोचिए। और ये मैं दिल से बोल रहा हूं, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, क्योंकि अब वन लाइनर फैक्ट से या वन लाइनर कोई वीडियो देख लेने से आपको सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगा, नो डाउट, क्योंकि आदत लगी हुई है। सक्सेस कभी नहीं मिल सकती है और लोगों को नहीं मिल रही है, लेकिन लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हम आपके लिए लेके आए वीडियो, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ में इस तरीके से बच्चों के साथ आपके दिमाग में रख दूं कि जब भी डाटा दिमाग से निकले तो कंफ्यूजन के साथ में नहीं, बल्कि 100% कंफर्म होकर निकले। और इससे पहले दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन अब करीब करीब समाप्त होने के कगार पे है, तो ऐसे में आप किसी संस्था की तलाश में निकल चुके होंगे घर में, तो आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस पटना। आप यहां पे इस संस्था में आके देख सकते हैं। यहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, तो ऐसे में पूरे पटना में सबसे कम फीस में और बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्था श्योर सक्सेस है। अगर आप यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे का नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त आप कांटेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पे स्टार मार्क करके मैं ये जरूर आपको बता देना चाहता हूं, मैं कभी ये नहीं कहने की कोशिश करता हूं कि आप मेरी संस्था में आओ, नहीं, नेवर। लेकिन मैं ये जरूर करने की कोशिश करता हूं, आप अपने पैसे और आप अपना वक्त अगर सेव करना चाहते हैं और अपने सपनों में एक उड़ान देना चाहते हैं, तब आपको लौट के हमारी संस्था आना ही पड़ेगा। एक बार मेरी संस्था आइए, एडमिशन मत लीजिए, आइए तो सही, देखिए मैं बच्चे को कैसे पढ़ा रहा हूं। अगर ऐसे और इतने कम फीस में कोई दूसरी संस्था पढ़ा रहा तो आप वहां जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, मैं खुद ही आपको कहूंगा वहां जाइए। लेकिन अगर हमारी तरह जिस तरीके से हम बच्चों को बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार पढ़ाते हैं, अगर कोई नहीं कर रहा तो वहां पैसे और वक्त दोनों का गला घोंट दिया जाएगा। सोचना आपको है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को कि सर 7 केंद्र शासित प्रदेश है या 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जब भी मैं टेस्ट लेता हूं तो ये क्वेश्चन जैसे ही डालता हूं तो 90% स्टूडेंट की आज भी कंफ्यूजन मतलब तैयार है। तो आज कंफ्यूजन कंफर्म कर लीजिए कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब जो है आपका जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख दोनों जो है इसमें जुड़ गया है। और कौन कौन है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी, टोटल मिला के 9 ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 27 सितंबर 2019 को किस उच्च न्यायालय ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की जो परंपरा है उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकलने वाले हैं जहां से आयोग क्वेश्चन इस बार पक्का पूछने वाला है। अब इसका सही जो आंसर होगा कि 27 सितंबर 2019 को त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की प्रति जो परंपरा चल रही है सदियों से, उस पर पूरी तरीके से लगाम लगा दिया है। त्रिपुरा में पशु बलि की परंपरा लगभग 500 वर्ष पुरानी है। कहानी चल रही है त्रिपुरा की, ध्यान रखिएगा। यहां पे जो है पशु बलि की परंपरा लगभग 500 वर्ष पुरानी है और पशु बलि का प्रचलन मुख्यतः त्रिपुरा के 2 मंदिरों में, एक उदयपुर स्थित त्रिपुरेश्वरी मंदिर और अगरतला में चतुर्दश देवता मंदिर में है। दोनों मंदिर को ध्यान रखना, एक उदयपुर में त्रिपुरेश्वरी मंदिर है और दूसरा अगरतला में चतुर्दश देवता मंदिर है, और दोनों कहां है तो त्रिपुरा में है। और उच्च न्यायालय ने कहां पे मंदिरों में जो है जानवरों पक्षियों को बलि देने की परंपरा को प्रतिबंध लगा दिया, तो त्रिपुरा में। तो ध्यान रखना इस बात को है।
इन दोनों मंदिरों की स्थापना त्रिपुरा के शासन करने वाले मणिक वंश के शासकों द्वारा की गई थी। जो मणिक वंश वहां के थे, जो शासन करते थे, उन्हीं के द्वारा जो है यहां पे जो है इसके द्वारा मंदिर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का तर्क क्या था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यायालय के निर्णय दिया कि जानवरों की बलि देने की परंपरा को संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत जो है संरक्षित नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन है और इसके अलावा पशु बलि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, यानी कि जीवन के अधिकार का पूरे तरीके से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि धार्मिक परंपरा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, अब ध्यान रखिएगा यह इंपॉर्टेंट बन गया है, पशु क्रूरता अधिनियम जो है वो कितने के अनुसार से किसी भी पक्षी को, किसी भी पशु को जो है बलि देने से रोका जाएगा, तो यह अधिनियम 1960 के प्रावधान की अवहेलना नहीं कर सकती है। तो यह ध्यान रखिएगा 1960। अब नेक्स्ट न्यूज जो है आगे चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी करंट आप पढ़िए तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए जिससे कि करंट पढ़ने में जो है मजा आ जाए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार जो है यह अपडेट होता है, आपके दिमाग में डाटा तो रहेगा लेकिन यहां पे अपडेट हो गया। 27 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की राजधानी को किन 3 अलग स्थानों में हस्तांतरित करने का निर्णय ले लिया है? कौन से 3 ऐसे अलग जगह हैं, तो इसको ध्यान रखना होगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती शहर को प्रस्तावित किया गया है। ध्यान रखिएगा अमरावती, तो कई बार पूछता कि अमरावती कौन से राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। अमरावती शहर को प्रस्तावित किया गया और जिसका निर्माण वर्ष 2015 से चल रहा, पूरे तरीके से इसका निर्माण जो है अमरावती को उस तरीके से किया जा रहा है जिससे कि राजधानी के रूप में परिवर्तित लगे, देखने में भी लगे। नई घोषणा के अनुसार जो है निर्माणाधीन अमरावती विधायी राजधानी होगी, तटवर्ती जो है विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी होगी, मतलब कार्यकारी जो भी काम चलेगा वो विशाखापत्तनम में चलेगा, और कुर्नूल जो होगा न्यायिक राजधानी होगा जहां पे क्या है आपका न्यायालय होगा। तो तीनों जगह याद रखिएगा, अमरावती 1, विशाखापत्तनम 2 और कुर्नूल 3 जगह जो है राजधानी स्थापित हो सकती है। और यह निर्णय रिटायर्ड IAS GN राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझाव के आधार पर लिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा GN राव के। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा था और बहुत दिनों तक चर्चा में रहा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। NPR यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के निवासियों की एक सूची है। ये इंडिकेट करता है कि आप जो है हिंदुस्तान के वासी हैं, जो NPR कहलाता है। अब समान निवासी उसे माना गया है जो पिछले 6 माह से भारत में कहीं भी एक जगह पे रह रहा। मतलब क्या, समान निवासी वही होगा जो भारत के किसी भी स्थान पे पिछले 6 महीने से रह रहा और अगले 6 माह यहां रहने का इरादा रखता है, और अगले भी आगे आने वाला 6 माह जो है यहां रहने का इरादा रखता है, तो इसको समान निवासी माना जाएगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में 6 महीने से ज्यादा समय से भारत में कहीं भी एक जगह पर रह रहा हो, या अगले 6 माह तक वहां रहने का इरादा रख रहा हो, या कहें तो कोई भी विदेशी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में 6 महीने से ज्यादा समय से रह रहा हो, या फिर उसका ब्यौरा भी NPR दर्ज होगा। मतलब क्या, कोई भी विदेशी जो है 6 महीने से ज्यादा हिंदुस्तान के किसी भी शहर में किसी भी जगह पे रह रहा हो, तो इसका ब्यौरा जो है वो कहां पे दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा NPR में दर्ज होगा। इसमें गांव, कस्बा, जिला को लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यानी कि जो गांव होगा, जो कस्बा होगा, जो जिला होगा, वो राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर इसका डेटा जो है तैयार किया जाएगा। नागरिकता कानून 1955, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है। नागरिकता कानून 1955 में वर्ष 2003 में संशोधन करके NPR के प्रावधान को जोड़े गए थे। अब ध्यान रखिएगा कि नागरिकता कानून कब पारित किया गया था, तो 1955 में। इसमें संशोधन कब किया गया था, तो 2003 में। दोनों इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम अपने दिमाग में घुमा के रखिएगा। 1955 में नागरिकता कानून, 2003 में इसमें पहली बार NPR के प्रावधान को जोड़ा गया था, यानी कि अपडेट किया गया था, और हर लोग की पहचान और जानकारी का ब्यौरा जो है इकट्ठा करने का इसका उद्देश्य था। और इसको NPR में, इसलिए NPR को 1955 में जोड़ा गया था कि ताकि सारे व्यक्ति का, जो भी हिंदुस्तान में निवास कर रहे हैं, उनकी सारी जानकारी का ब्यौरा जो है इकट्ठा किया जाए, यही इनका उद्देश्य था। अब नेक्स्ट जो है
एनआरसी, एनआरसी क्या है? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अगर ना समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि हो रहा हो या हो रहा हो कि सर आप बहुत तेजी से बोलते हैं जिससे समझ में नहीं आ रहा, तो अगर बोल दीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम में कोशिश करूंगा स्लो बोलने का। तेजी इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ हमें आपको पढ़ाना। सिर्फ करंट अफेयर से ही आपका कल्याण नहीं होने वाला। आपके साथ साथ में हमें एस के पांडे सर की बुक पढ़ानी है, इसके साथ साथ में बायोलॉजी की बुक पढ़ानी है, इसके साथ साथ में हमें बिहार स्पेशल पढ़ाना है। यानी इन 4 बुक को तो हमको पूरे तरीके से आपको अंदर में कंठ में रखना है, तभी क्या होगा, रिजल्ट आएगा और तभी हम आपको मेंस पढ़ाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए आते हैं एनआरसी को। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण जो है इसमें शामिल है। यह एक रजिस्टर है जिसमें जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबका जो है, सारे नागरिकों का विवरण पूरी तरीके से डाटा इसमें स्टोर है। इसे 1951 की जनगणना के बाद में तैयार किया गया था। ध्यान रखिएगा 1951 की जो जनगणना हुई थी उसके बाद जो है एनआरसी को जो है तैयार किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल है। जब 1951 में जनगणना 1951 में जब जनगणना हो रही थी तो उस टाइम में जितने भी व्यक्ति थे सारे का विवरण जो है इसमें शामिल है। उसमें केवल उन भारतीयों के नाम शामिल किया जा रहा है जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे हैं। अब इसमें जो है 1971 से पहले असम में रह रहे हैं उन्हीं को इसमें क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान रखिएगा, यहां प्रीलिम्स का जो है क्वेश्चन निकल रहा है। यानी 1971 से पहले जो असम में रह रहे हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया जा रहा है। उसके बाद राज्य में पहुंचने वाले जो भी बांग्लादेशी थे उनको वापस भेज दिया जाएगा। 1971 के बाद अगर कोई बांग्लादेशी यानी कि असम में रह रहा तो उसे क्या किया जाएगा, उसको बाहर भेज दिया जाएगा। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देश की नागरिकता भारत में प्रवेश करते हैं। मतलब क्या है कि वहां पे एनआरसी लागू होता है जहां अन्य देश के नागरिक जो हैं वो कहां हैं, भारत में प्रवेश करते हैं, वहां एनआरसी लागू हो जाता है। क्या बिहार में लागू होगा एनआरसी? जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। क्या यूपी में होगा एनआरसी लागू? जरा कमेंट करके बताइए। और क्या एमपी में एनआरसी लागू होगा? जरा कमेंट करके, तीनों का जवाब मुझे चाहिए और कमेंट बॉक्स में आपका चाहिए। चलिए आते हैं आगे। एनआरसी की रिपोर्ट बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। एनआरसी का रिपोर्ट यही बताती है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो यह पता कौन करेगा, तो एनआरसी का रिपोर्ट। अगर नहीं है तो कौन पता करेगा, तो एनआरसी का रिपोर्ट, दोनों। अब सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, यह क्या है, इसको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल एक फ्लश डालते हैं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट आपका। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तीनों जगह याद रखिएगा, तीनों जगह याद रखिएगा, एक भी जगह को बदल देगा। अगर मान लीजिए नेपाल कर देगा और आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, हमारे पड़ोसी हैं। एकदम ध्यान रखना है, एकदम दिमाग के अंदर, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें किसको नहीं दी जाएगी, तो इसमें मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एक ये तो आपको याद रह जाएगा नो डाउट, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि हिंदू, ईसाई, सिख तक पहुंच जाइएगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन जो होगा वो किसमें होगा, पारसी में होगा, क्योंकि जैन और बौद्ध दोनों आपको याद हो जाएगा। दोनों याद में करवाता हूं, जैन बौद्ध तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कंफर्म मान लीजिए। हिंदू, ईसाई और सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 तो आप जानते ही हैं, जिसमें मुस्लिम है नहीं, तो बचा 3, यानी कि हिंदू, ईसाई, सिख बचा। और उधर से बौद्ध, जैन वाले दोनों के दोनों को ले आएंगे, तो बचा कौन भाई, तो पारसी बचा। तो पारसी आपके दिमाग से फ्लक्चुएट हो सकता है, तो पारसी को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, अब इनके लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन सब लोगों के जो धार्मिक लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो और अफगानिस्तान में हो, अगर धार्मिक प्रताड़ना हो रहा है तो जिसकी वजह से इन्हें नागरिकता मिलेगी। इस बात पर सरकार का कहना है कि मुस्लिम देशों में प्रताड़ना का शिखर जो है हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों की नागरिकता देने का वादा भारत ने देश के विभाजन के समय ही किया था। और ये जो सरकार ये बताती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बल्कि आजादी के जब विभाजन हो गया था,
यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो भागों में विभाजित हो गया था, तो उसी समय यह नागरिकता देने का वादा किया गया था कि जिन लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, अगर इनको प्रताड़ना का शिकार मिलता है तो इन्हें भारत जो है नागरिकता देगा। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं आगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो है न्यूज हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित बेलगाम के अधिकार को लेकर दो राज्यों में तनाव की स्थिति देखी गई है। बेलगाम को लेकर दो राज्यों के अंदर जो है तनाव देखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेलगाम को लेकर दो राज्यों के बीच में जो तनाव देखी गई है, यानी कि कर्नाटका और महाराष्ट्र। बेलगाम है, ऐसे याद रखिएगा, बेलगाम है कौन कौन? तो मराठा और कन्नड़, एक कर्नाटका। बस एक ट्रिक के थ्रू, बस ट्रिक के थ्रू, और किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर मत घुमाइएगा, ये ट्रिक ताकि आपको याद हो जाए कि बेलगाम का अधिकार जो है किस पे? तो कर्नाटका और महाराष्ट्र राज्य सीमा पर स्थित जो है बेलगाम का अधिकार को लेकर दोनों राज्यों के बीच जो है तनातनी छिड़ी हुई है। बेलगाम है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर ही स्थित है। दोनों के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसी पे बेलगांव स्थित है, जिसके लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में तू-तू में होती है, जहां पे मराठा भाषी बहुसंख्यक निवास करते हैं। यहां पे जो है मराठा, जो कि मराठी भाषी बोलते हैं, बहुसंख्यक निवास करते हैं। विवाद वर्ष 2056 से शुरू हुआ और यह विवाद का शुरुआत जो है, अब देखिए प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गया। बताइए कि कभी आपको रटना पड़ेगा करंट? बताइए, कभी आपको लग रहा है कि वनडे टाइप से या फैक्ट टाइप से या चुटका टाइप से आप बस रट लिए और पता चला फिर भूल गए? यहां क्या भूलने की संभावना है? नहीं। बेलगाम का सीधा सा मतलब है बेलगाम का कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के बॉर्डर पे है। और इसका जो तनातनी शुरुआत हुई थी, इसका जो विवाद शुरू हो गया था 1956 से शुरू हो गया, जब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था 1956 से ही। अब मुझे एक लाइन का, एक क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए कि भाषा के आधार पर वो कौन सा राज्य है जिसको बनाया गया था? मुझे कमेंट में करके बताइए। मुझे पता आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले आप यहां तक सुनते हैं या नहीं, साथ देते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और रिजल्ट के लिए आपको मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना ही पड़ेगा। और अगर रिजल्ट नहीं चाहिए तो जैसे जिंदगी चल रही है, कट रही है, कट ही जाएगी। मजे से जिंदगी थोड़ी चल रही है, हमेशा स्ट्रेस और टेंशन से कट रही है। अगर मजे से जीना है तो आपको सही तरीके से पढ़ना और वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए, देश के आजाद होने के बाद बेलगाम जो है बॉम्बे स्टेट का हिस्सा बन गया। देश आजाद हुआ उसके बाद जो है बेलगाम जो है बॉम्बे स्टेट का हिस्सा बन गया। लेकिन साल 1956 में जब भाषा के आधार पर नए राज्य बने, तब यहां पे कई आंदोलन होना शुरू हो गए थे। जब महाराष्ट्र बन रहा था तो बेलगाम को संयुक्त महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग की जा रही थी कि किसी भी तरीके से अगर महाराष्ट्र बन रहा है तो बेलगाम जो है उसको क्या किया जाए? शामिल कर लिया जाए। लेकिन उस समय बॉम्बे और गुजरात था वो भी हक जता रहा था। एक समस्या तो पहले था कि कर्नाटक कर रहा था समस्या और महाराष्ट्र, दोनों एक दूसरे से तू में चले थे 1956 में। लेकिन जब महाराष्ट्र अलग बनना शुरू हुआ तो अपने घर के परिवार ही परेशान करना शुरू कर दिए। गुजरात शुरू कर देता परेशानी करना, जताने लगता कि ये मेरा है। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे केंद्र शासित प्रदेश रखने पर विचार करे थे। और प्रधानमंत्री नेहरू जो थे वो सोच रहे थे कि बेलगाम को जो है केंद्र शासित प्रदेश कर देते हैं, ना तो ये राज्य का होगा और ना ही सेंटर का होगा, ये बीच का होगा, सीधे केंद्र शासित प्रदेश में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यानी सारा का सारा जो इसके अंदर सेंटर में ताकत होगी वो किसके अंदर चला जाएगा? सीधे सेंटर के पास चला जाएगा। कोई भी राज तू में नहीं करेंगे, ना तो महाराष्ट्र करेंगे, ना तो गुजरात करेंगे, ना तो कर्नाटका करेंगे, बल्कि सीधे सेंटर के हाथ में चली आएगी। और इसी तरीके का जो है ये विचार किन में चल रहा था? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में चल रहा था। आखिरकार बॉम्बे, आज मुंबई जो है नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बना दिया गया और बेलगाम समेत निपानी, भालकी, बीदर, कारवार, धारवाड़ और हुबली जैसे मराठी भाषी बहुल प्रांत को मैसूर स्टेट, जो कि 1973 में कर्नाटका बना, रह गए थे। तभी से बेलगाम समेत 856 गांव महाराष्ट्र में जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी 856 गांव ऐसे जो महाराष्ट्र में जाने के लिए लड़ाई पूरी तरीके से लड़ रहे थे। यही पूरी की पूरी कहानी था। अब अगर
बिलगांव की कहानी आ गई तो मैं गारंटी और दावे के साथ में कहता हूं, हॉल में किसी का सही हो या ना हो, आपका जरूर सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी रहा था, अगर याद होगा तो क्वेश्चन सुनते ही समझ में आ जाएगा। ब्रू शरणार्थी समझौता क्या है, संक्षेप में इसका वर्णन करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। 16 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार त्रिपुरा, मिजोरम की राज्य सरकारों और ब्रू समुदाय के प्रतिनिधित्व के मध्य जो है ब्रू शरणार्थी की जुड़ा एक चतुर्पक्षीय समझौता हुआ और इस समझौता के अनुसार लगभग 34,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा और उन्हें सीधे सरकारी तंत्र से जोड़कर राशन, यातायात, शिक्षा आदि की सुविधा जो है प्रदान करके उनको पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो ब्रू समुदाय हैं, ध्यान रखिएगा, या कहें तो ब्रू शरणार्थी हैं, इनको कहां पे रखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा में बसाया जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की कहानी चली, ब्रू शरणार्थी कहां तो त्रिपुरा में है। इनको जो है शरणार्थी बन चुके हैं, अब इनको त्रिपुरा में बसा के सरकारी तंत्र से जोड़ के राशन, यातायात, शिक्षा, अन्य प्रकार की जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं इनको दी जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज में। महादायी परियोजना का संक्षेप में वर्णन करें। अब ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि महादायी परियोजना है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालसा बंडरी नाला कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा तो कर्नाटक सरकार के द्वारा, और इसका उद्देश्य है कि कालसा और बंडुरी नहरों को महादायी नदी की जलधारा को मोड़कर मालप्रभा नदी में बहाना है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके सामने रख दिया। यानी कि महादायी परियोजना कहां पे है तो ध्यान रखना कि कर्नाटक में है और इसका उद्देश्य क्या है और क्यों चर्चा में है। तो कलसा और बंडोरी जो नहर है वो महादायी नदी, जिसको मंडोबी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मंडोबी भी कहा जाता है, जलधारा को मोड़कर जो है मालप्रभा नदी में बहाना है। इसमें कालसा और बंडूरी बांध का निर्माण और महादायी नदी को दो सहायक नदियों को मालप्रभा नदी में पानी को इसमें देना है। और परियोजना का उद्देश्य जो है वो क्या है, धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट और गडक के 13 शहरों में जो है पीने के पानी की सुविधा देना है, जो कर्नाटक के उत्तरी भाग का हिस्सा है और राजस्थान के बाद देश के दूसरे सबसे शुष्क प्रदेश कर्नाटक को माना जाता है। राजस्थान के बाद दूसरे सबसे शुष्क प्रदेश, यहां से भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकल गया हमारे पास में। शुष्क प्रदेश सबसे ज्यादा कौन है तो जानते ही हैं कि ये राजस्थान है, उसके बाद दूसरा जो है ये कर्नाटक ही आता है। और पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है गर्मियों में, तो यहां इस पानी की जो है इस किल्लत को दूर करने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहां पर है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप बताइए, आखिर साइबर अपराध है क्या। वर्ष 2020 के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए दिल्ली में भारतीय अपराध समन्वय केंद्र को स्थापित किया। अब अगर आपसे पूछेगा, और कई बार क्वेश्चन भी पूछता साइबर अपराध केंद्र कहां पे है, तो आपको बताना होगा कि ये दिल्ली में है। क्लियर है ना? चलिए, इसकी उद्घाटना दिल्ली में की गई है और ध्यातव्य है कि 14C की स्थापना की योजना को व्यापक समन्वय तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों को निपटने के लिए अक्टूबर 2018 में मंजूरी दे दी गई थी और इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था तथा साइबर क्राइम को बेहतर तरीके से निपटने के लिए 14C को समन्वित और प्रभावित तरीके से इसमें लागू किया गया है और इसमें 7 प्रमुख घटक हैं। वर्तमान में 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है स्थापित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है। यानी वर्तमान में जो है कितने राज्यों में, तो 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है क्षेत्रीय साइबर अपराध जो है समन्वय केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें किसी भी तरीके का अगर साइबर अपराध होता है, साइबर अपराध का सीधा सा मतलब है इंटरनेट के थ्रू अगर कोई अपराध होता है तो उससे समझने के लिए उसके द्वारा हर तरीके से हो सकता है, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, इसके साथ साथ में अगर कुछ गलत मैसेज हो जिससे दंगा हो सकता है, तो इन सारी चीजों को निपटने के लिए जो है अब एक साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि आसानी से इस पे जो है कमांड किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 का दूसरा संस्करण जो है जारी कर दिया है और इसके समग्र सूचकांक को अग्रणीय राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
इसको जानना है। नीति आयोग ने 30 सितंबर 2019 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के दूसरे संस्करण जो है वो जारी कर दिया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन का रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से जारी हो चुका है और पिछले वर्ष ही इस बार भी केरल जो है कितने नंबर पे है, प्रथम सूची पर स्थापित है। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल जो है सतत यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है पहले स्थान पे खड़ा है। पिछले साल भी था और इस बार भी है और इस बार एग्जाम में भी आने की संभावना ज्यादा है। तो केरल को याद रख लीजिएगा। बाकी आपको सोचना है, हमारी कोशिश होती है कि बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूं। अब याद रखना ना रखना वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसकी कुछ मुख्य बातें जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। मेन पॉइंट जो है इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम ने वर्ष 2018 के मुकाबले में काफी अच्छी प्रगति की है। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम। जो लोग यूपी पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं एकदम ध्यान से रख लें कि प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश में हो चुका है। नेक्स्ट जो है उल्लेखनीय, नीति आयोग ने एसडीजी भारत सूचकांक के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर इसके प्रदर्शन को आंका जाता। आ गया फिर से प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी कि एसडीजी भारत का सूचकांक है, इसमें सामाजिक मुद्दे को रखा जाता है, इसमें आर्थिक को रखा जाता है, इसमें पर्यावरण के क्षेत्र को रखा जाता है। इन तीनों को समन्वय करके ही इसी के आधार पर प्रदर्शन को आंका जाता है और रैंक दिया जाता है। किसको किसको? तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, तीनों याद कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि अब आपको याद हो गया होगा। रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण तथा स्त्री पुरुष असमानता भी अभी भी इस समस्या की बनी हुई है। मतलब क्या रिपोर्ट यह बताता है कि अभी भी स्त्री पुरुष की जो असमानताएं हैं बनी पड़ी हुई है हमारे समाज में और अभी भी जो है इसकी स्थिति, चाहे कुपोषण हो या स्त्री पुरुष की समानता हो, ये दोनों स्थिति जो है आज भी बरकरार है हमारे देश में। अब देखिए 2018 में अगर देखा जाए तो एसडीजी का रिपोर्ट में पहले स्थान पर केरल था और हिमाचल प्रदेश। अगर 2019 में देखें तो केरल पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश है। पहले केरल, हिमाचल प्रदेश एक साथ था 18 में, 19 में 1 और 2 पे चला गया। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे था लेकिन अब तमिलनाडु खिसक के तीसरे स्थान पे आ गया। उसके साथ साथ में जो है तमिलनाडु, उसके साथ साथ में आंध्र प्रदेश आ गया तमिलनाडु से आगे और तेलंगाना भी इसी के अंदर आ गया। क्लियर है? चलिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पाईवेयर पेगासस क्या है? यह जागरूकता फैलाने के लिए आपके अंदर यह स्पाईवेयर अपने नाम के मुताबिक लोगों में उनकी फोन के जरिए जासूसी करता है। एक तरीके से क्या है? वायरस है। एक तरीके से वायरस है जो आपके मोबाइल के अंदर चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, आपको क्लिक भी नहीं करना है लेकिन आपके मोबाइल के अंदर चला जाएगा, आपके बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा जहां पे आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई क्लिक नहीं, कोई मैसेज नहीं, डायरेक्ट आपके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर चला जाएगा और वहां से सारा इंफॉर्मेशन जो है निकाल के, सारा डाटा निकाल के जो है उसको दे देगा जिसने इस वायरस को बना के या आपके पास में छोड़ा है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है इसको भी जानना जरूरी है। स्पाईवेयर अपने नाम के मुताबिक लोगों को उनकी फोन के जरिए जासूसी करता है, फोन के जरिए जासूसी करता है। पेगासस स्पाईवेयर जो है वो जासूसी करने के लिए एक टारगेट के फोन पर एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजता है और अगर टारगेट उस लिंक को क्लिक कर देता है तो जिस मालवेयर या कोड के जरिए जासूसी होती है वो फोन में इंस्टॉल हो जाता है और कई बार इस लिंक को जो है क्लिक नहीं करने की जरूरत होती है लेकिन फिर भी ये आपके अंदर चला जाता है। मतलब क्या, लिंक तो भेजना ही भेजना पड़ेगा। अगर क्लिक किए तो ठीक है, नहीं किए तब भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से रखते रखते उसमें क्लिक हो ही जाता है। क्योंकि क्लिक होने की क्या वजह है कि सुजीत सर ऐसे क्लिक कैसे होगा? उसमें ऑफर दे देगा कि YouTube ने आपको इतना दिया है, इस संस्था ने आपको एडमिशन के लिए, क्योंकि वो आपका पूरा बायोडाटा खंगालता है और देखता है कि इनको नीड क्या है। मान लीजिए कि इस वक्त हम MI का मोबाइल खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए Note 9 खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है वहां पे बैठा हुआ जो भी हैकर है, जो भी वायरस बनाता है, उसको पता है कि अभी सुजीत को क्या चीज की जरूरत है? MI की जरूरत है। अब वो क्या करेगा? एक ऐसा एडवर्टाइजिंग हमारे ऊपर फेंकेगा जिसमें क्या होगा कि MI जो है मात्र 5,000 रुपया में
जो कि 15,000 की मोबाइल है, मात्र 5,000 रुपया में सिर्फ 2 दिनों के लिए। हम क्या होते हैं, पूरा एक्साइटेड होकर खोल देते हैं। जैसे उसको ओपन करते हैं, वायरस एक्टिवेट आपके मोबाइल के अंदर, उसके बाद जासूसी शुरू। सारा लिंक जो है आसानी से वहां चला जाएगा जिसने आपको वो मैसेज फॉरवर्ड किया था। अब इससे बचने के लिए क्या करना होगा कि हर बार ऐसे लिंक पे क्लिक कर मत कीजिए, ऐसे लोभ की में मत फंसिए, क्योंकि पैसा आसानी से इस दुनिया में, ना तो प्राचीन काल में, ना तो वर्तमान में, और ना तो भविष्य में, कभी भी पैसा कोई इंसान आसानी से नहीं कमा सकता है। आसानी से एक ही शर्त पे कमाया जाता है, जब हम बुरा करते हैं। फ्री में हमें कोई पैसा नहीं देता है, हमेशा पसीना बहाना होता पैसों के लिए, और तब जाके पैसा और नाम दोनों हासिल होता है। ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। इस कॉन्सेप्ट को अंदर रखिए, और जब भी आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आप आसानी से जब काम खत्म हो जाए तो लॉग आउट जरूर कीजिए। कभी भी ऐसे जगह पे मत लिखिए जहां पे आपको मैसेज डालता है कि रिमाइंडर या पासवर्ड सेव, तो कभी भी पासवर्ड सेव मत कीजिए, हमेशा आफ्टर यानी बाद में ही आप उसको यूज कीजिएगा। ये करके उससे बाहर निकल जाइए। इतना जरूर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ते जा रहा है, इस पे लगाम लगाना आने वाले दिन में और भी मुश्किलें बढ़ाती जाएगी। बाकी सोचना आपको है, हमारा कहने का काम था। नेक्स्ट न्यूज जो है और नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेकर आएंगे। आज की वीडियो यहीं तक। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। आप में प्रोग्रेस हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइए क्या प्रोग्रेस हो रहा है, ताकि हमें भी जोश आए, हमें भी मोटिवेशन मिले इस वीडियो को बनाने से, और हमें भी खुशी मिले कि आपका रिजल्ट इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं और मेंस मुझे ही पढ़ाना है आपको। हमें बताइए, हमें कमेंट कीजिए, इतना तो रहम कीजिए। अगर इस 45 डिग्री की टेम्परेचर में जल के गला फाड़ के आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो क्या आप कमेंट नहीं कर सकते? क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं कर सकता हूं? क्या सोचना आपको होगा, क्योंकि सब ऑप्शन आपके पास में फेंक दिया हूं। बाकी अगर हो सके तो बस इतनी सी रहम कीजिए, उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका कोई भी नहीं है सिवाय आपके, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि लाखों रुपया बहा के पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में जा सके। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो बिटिया रानी गांव में ही पढ़ के 1 डिजिट में रैंक ला सके आपके बदौलत। अगर मैं आपके लिए इतना करता हूं तो आप उनके लिए गॉडफादर बनिए। थैंक यू, नमस्कार।